गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। बिना भूमि के भवन नहीं बन सकता है, अन्यथा गृह निर्माण से पहले उत्तम भूमि का चुनाव बहुत आवश्यक है। ग्राम, नगर या मोहल्ले की अनुकूलता परख लेने के उपरांत सर्वप्रथम उपलब्ध भूमि की बनावट को ध्यान में रखना आवश्यक है। आज के समय में जनसंख्या विस्तार के कारण चाहे महानगर हो या छोटे मोटे शहर अथवा गांव, सभी जगह आवासीय भूमि की मांग बढ़ने से और बहुतायशा लोगों द्वारा अपने लिए अलग आवास बनाने की प्रवृत्ति के कारण लोग छोटे छोटे भूखंडों में भी 2-3 कमरे का मकान बनाकर रहना पसंद करते हैं। प्राचीन काल में जब प्रासाद और हवेली नुमा मकान बनाए जाते थे, तो उस समय एकड़ों और बीघे के हिसाब से जमीन की जरूरत महसूस होती थी। कई बीघे या एकड़ के अंदर समाया हुआ भूखंड कई प्रकार के कोनों वाला लंबा, तिरछा, आड़ा या बेडोल बनावट वाला होता था। उसके मुकाबले में आज जहाँ भूखंड बहुत छोटे और संकुचित हो गए हैं, वही आमतौर पर उनकी वर्गाकार और आयताकार पैमाइश की भूमि विक्रेता पहले से तैयार कर लेता है। सरकार द्वारा बेची जाने वाली भूमि को मास्टर प्लान के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाता है। जहाँ तक सरकारी भूमि आवास विकास बोर्ड अथवा विकास प्राधिकरणों द्वारा बेची जाने वाली भूमि का प्रश्न है, उन्हें भी उपनगर मोहल्ले की अनुकूलता की समीक्षा के बाद तथा वास्तुशास्त्र के नियमानुसार भूखंड का खाद परीक्षण और शैल शोधन आदि कर लेना उत्तम है। भूमि चयन में सावधानियां। महानगरों के कई बार गलत जगह पर भी भूमाफिया अपने स्वार्थपूर्ण हेतु लोगों को बहका कर अनधिकृत भूमि को बेच डालता है। दिल्ली जैसे महानगर में तो पुराने समय के स्मशान घाट तक भूमाफिया ने बेच डाले हैं। दक्षिण दिल्ली के खानपुर, ग्रेटर कैलाश में कब्रिस्तान तक बिक गए और आज हमने रहने वाले शानदार बंगले और कोठी के सुख का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। परंतु यह कहना भी अनुचित होगा कि इस प्रकार के भूखंड में कभी भी अपनी गाढ़े पसीने की कमाई को बर्बाद नहीं करना चाहिए। भूमि के चयन की सावधानियां इस प्रकार हैं। सरकारी खसरे, नंबर और दाखिल खारिज की जानकारी पटवारी के रिकॉर्ड में दर्ज देखकर और उस पर वर्तमान मालिक का नाम देखकर ही प्रॉपर्टी डीलर के मार्फत भूमि का चयन करना चाहिए। उबड़-खाबड़, चारों कोनों से ऊंची, टेढ़ी-मेढ़ी, मल और कचरा मुक्त, गड्ढे और बम्बियां या चूहों के विशाल बिल आदि खोदी गई भूमि, बड़े-बड़े पत्थरों और टीलों से दबी हुई भूमि तथा एकांत और निर्जन भूमि पर मकान बनाना समझदारी नहीं है। भूमंड के भूखंड के दोष रहित होने की संपूर्ण जानकारी लेकर ही भूखंड का चुनाव मकान या दुकान आदि के लिए करना चाहिए। भूखंड किस प्रकार होना या नहीं होना चाहिए, ये हमने पिछले अध्याय में विस्तार से समझा दिया है। कृपया आगे। वास्तुशास्त्र में भूखंड प्लान का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि पहले से ही उत्तम भूखंड का चयन कर लिया जाए, तो उस पर वास्तु नियमों द्वारा निर्मित भवन शुभ होता है। परंतु यदि भूखंड के चयन में सावधानी बरती गई न हो, तो वह इस प्रकार होगा जैसे भवन निर्माण में नींव बनाते समय बरती गई असावधानी। सबसे श्रेष्ठ तो यह होगा कि प्रारंभ में ही आदर्श भूखंड का चयन करते समय किसी विद्वान वास्तुशास्त्री का सहयोग लें। यदि वास्तु विशेषज्ञ एक साधक और योग विद्या का ज्ञात है, तो आसानी से भूखंड पर खड़ा होकर एवं कुछ दूर चलकर अपनी जागृत ज्ञानेंद्रियों द्वारा बना सकते हैं कि यह भूमि शुभ है या अशुभ, उसकी शुद्धि हो सकती है या नहीं। कई भूखंड स्थान ऐसे भी होते हैं जिनके पाताल क्षेत्र खुले होते हैं। ऐसा क्षेत्र निरंतर उस पर होने वाले व्यक्ति की प्राण शक्ति खींचता रहता है, जिसके प्रभाव से शून्य चक्र खुल सकता है, जो उसे निर्धन और रुग्ण बना देता है। जो भूखंड आपको लेना है, वहां आप शांत चित्त से जाएं। धीरे धीरे सांस लेकर अपने आप को बिल्कुल शांत करके उस पर धीरे धीरे चलिए। फिर एक जगह खड़े होकर आंख बंद कर उठने वाली तरंगों को महसूस करें। यदि आपकी छठी ज्ञानेंद्रिय थोड़ी भी जागृत है, तो आपको रोमांचित अनुभूति होगी, क्योंकि आपके शरीर से निकलने वाली रश्मियाँ और उस क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र एक विशेष प्रकार की तरंगे यानी कि वाइब्रेशन उत्पन्न होगा।
आंखें खोलें और भूखंड पर दृष्टि डालें। यदि आपको आनंद एवं आंतरिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है तो समझ लें कि भूखंड ने तरंग परीक्षा पास कर ली है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। भूखंड के आसपास दृष्टि दोहराएं। इसके निकट कोई उजड़ा मकान, मकबरा, कब्र, स्मशान, कब्रिस्तान आदि नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में भूखंड के चयन को अत्यधिक महत्व देना चाहिए। यही तो आधार भूमि है। यदि भूखंड और आस पड़ोस अनुकूल है तो समझे कि भवन का आधार अनुकूल है। भूखंड के मध्य में जाकर 1.5 फुट लंबा, 1.5 फुट चौड़ा और 1.5 फुट गहरा गड्ढा खोदिए। अब निकली हुई मिट्टी को गड्ढे में पुनः भर दें। सारी निकाली हुई मिट्टी वापस भरने के बाद भी गड्ढा खाली रह जाता है तो यह भूखंड अशुभ है। समझ लें कि इसका पाताल क्षेत्र खुला है। यह दरिद्रता और मानसिक कष्टों के कारण बनेगा। मिट्टी वापस डालने पर गड्ढा पूरा समतल भर जाए तो ऐसा भूखंड सम है, न अधिक शुभ न अधिक अशुभ है। मिट्टी वापस डालने पर गड्ढा पूरा भर जाए और मिट्टी भी बच जाए तो ऐसा भूखंड शुभ है। वह धन समृद्धि में वृद्धिकारक होगा। भूखंड के भीतर 1.5 फुट लंबा, 1.5 फुट चौड़ा और 1.5 फुट गहरा गड्ढा खोदें। फिर उसे पानी से भर दें। पानी भरने के बाद 3 मिनट इंतजार करें। पानी का स्तर 1 फुट या उससे अधिक सूख जाता है तो यह भूखंड निकृष्ट है तथा खरीदने योग्य नहीं है। पानी का स्तर 1.5 फुट से गड्ढे के आधा लेवल तक भर जाता है तो यह भूखंड सम है। इसके परिणाम मध्यम श्रेणी के होंगे। जल का स्तर जो का त्यों बना रहे या आधा फुट ऊपर हो तो यह भूखंड क्षेत्र है। यदि गड्ढे में पानी भरने पर पानी स्थिर रहे तो यह स्थायी या सूचक है। यह घड़ी की दिशा में घूमता है तो शुभ है। पानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है तो यह पाताल क्षेत्र खुला होने का संकेत है। यह हानि, दुर्घटना या मृत्यु का सूचक है। ऐसा भूखंड त्याग दें। भूखंड पर उगी छोटी छोटी झाड़ियों एवं पौधे को देखें। 2-3 झाड़ियां पकड़कर इकट्ठी खींचे। यदि पौधे एकदम बगैर जोर के निकल जाए तो यह भूमि अच्छी नहीं है। यदि थोड़ा प्रयास करने पर उखड़ जाती है तो यह भूमि समश्रेणी की है। यदि काफी प्रयास करने पर भी पौधे जड़ से नहीं उखड़ते और अधिक जोर लगाने पर बीच में ही टूट जाते हैं परंतु जड़ से नहीं उखड़ते तो ऐसी भूमि श्रेष्ठ होती है। सूर्यास्त से पहले 1.5 फुट लंबा, 1.5 फुट चौड़ा और 1.5 फुट गहरा गड्ढा खोदें। फिर उसे पानी से पूरा भर दें। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सूर्य उदय होने वाला हो तो जाकर देखें। यदि जल का स्तर वैसा थोड़ा कम है तो भूमि सर्वश्रेष्ठ है। यदि पानी आधे निशान तक कम हो जाए तो भूमि सम है। यदि पूरा जल सूख जाए और अंदर दरारें भी पड़ गई हो तो ऐसी भूमि त्याग देने योग्य है। यह विनाशकारी साबित हो सकती। सर्वधान्यानि बीजानि वापये च सहं तथा यत्र नैव प्रभवन्ति तापयन्नेन वर्जयेत। भूमि चयन हेतु भूखंड पर कुछ बीज बोए और पानी छोड़ें। यदि अंकुरन शीघ्र हो तो सर्वश्रेष्ठ है। यदि अंकुरन थोड़ी देर से हो तो मिट्टी अच्छी नहीं मानी जाती। तुलसी का पौधा शुभ और स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। इसकी पत्तियों का प्रयोग पूजन कार्यों में होता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि तुलसी का पौधा शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक मिट्टी में उगता है। इसीलिए यदि भूखंड पर तुलसी फलती है तो यह श्रेष्ठ है। मिट्टी के प्रकार। मुहूर्त गणपति का एक श्लोक आगे दिया गया है। श्वेता भूमिस्तु विप्रणा रक्ता शस्ता धनुर्भूता विषां पितात शूद्राणां श्याम मिश्रेतरस्य च। इसका अर्थ है ऊपरी मिट्टी की परत हटाकर नीचे की मिट्टी हाथ में ले। इसे सूंघे तो भिन्न प्रकार की गंध आएगी। उसे हल्का सा चखकर देखें। यह मिट्टी हल्की खट्टी या कैसेली स्वाद की हो सकती है। मिठास लिए मिट्टी बुद्धिजीवियों एवं अध्यापकों के लिए अधिक अनुकूल है। खटास के लिए मिट्टी व्यवसायी और व्यापारियों के लिए अनुकूल है, जबकि कैसेले स्वाद वाली मिट्टी बाकी सभी श्रेणियों के लिए उपयुक्त है। वास्तुशास्त्र में
मिट्टी की गंध, रंग और स्वाद के अनुसार इसे 4 भागों में बांटा गया है। श्वेत रंग की मिट्टी, इसे ब्राह्मणी मिट्टी कहते हैं। सुगंध और मिठास वाली यह मिट्टी बुद्धिजीवियों, ब्राह्मणों और धार्मिक व्यक्तियों के लिए अनुकूल है। लाल रंग की मिट्टी, तीखी गंध और तीखे कैसेले स्वाद वाली मिट्टी को क्षत्रिय मिट्टी कहते हैं। यह क्षत्रियों, प्रशासकों एवं राजकीय अधिकारियों के लिए उपयुक्त है। हल्के पीले और हरे रंग की मिट्टी, हल्की गंध और खटास वाली मिट्टी को वैश्य मिट्टी कहते हैं। यह व्यवसायी एवं व्यापारी वर्ग के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी, तीखी हल्की गंध और कड़वे स्वाद वाली मिट्टी को शूद्र मिट्टी कहते हैं। यह समाज के बाकी सभी वर्गों के लिए उपयुक्त है। परीक्षण, भूखंड के लिए दोनों ओर दाएं बाएं का भूखंड नाप कर देखें। यदि पड़ोस के दोनों भूखंड उस भूखंड से बड़े हैं तो उनके बीच दबा हुआ छोटा सा भूखंड न खरीदें। इस प्रकार 2 बड़े मकानों में मध्य छोटा मकान न लें। ऐसा भूखंड या मकान निरंतर दुख और दरिद्रता लाएगा। इस प्रकार हमने भूखंड के भीतरी तत्वों की जानकारी ली। अब भूखंड के शुभाशुभ निर्णय के लिए उसके पड़ोस और आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। यदि भूखंड के दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर पहाड़, ऊंची चट्टान या ऊंचा भवन हो तो यह शुभ संकेत है। यह भूस्वामी को स्वास्थ्य, ऐश्वर्य और समृद्धि प्रदान करता है। जैसे कि आप प्रस्तुत चित्रों में देख सकते हैं, यदि भूखंड के ईशान यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में कोई नदी या नहर बहती हो तो यह अत्यंत शुभ है। यदि पानी पश्चिम से पूर्व दिशा, दक्षिण से उत्तर दिशा में बहता है तो उत्तम है। यदि भूखंड के दक्षिण या पश्चिम में नदी अथवा नहर बहती है तो इसे भूखंड से बचना। यदि भूखंड के उत्तर पूर्व या ईशान कोण में पहुंचे ऊंचे चट्टान या ऊंची इमारतें हो तो ऐसे अशुभ भूखंड से बचें। यह आपकी प्रगति में बाधक रहेगा। भूखंड के आगे, पीछे या बगल में मंदिर होना भी शुभ नहीं माना जाता। यदि मंदिर की छाया भवन पर पड़ती है तो प्राकृतिक और दैवी आपदाएं आती है जिसके अशुभ परिणाम हो सकते हैं। परंतु यदि भूखंड मंदिर से 100 से 125 फुट की दूरी पर है तो विपरीत परिणाम नगण्य हो जाते हैं। यदि भूखंड के सामने स्थित वृक्ष की छाया दिन में 1 पहाड़ से अधिक भवन पर पड़े तो यह अशुभ होती है। वैसे भी भूखंड के आसपास बरगद, पीपल, इमली आदि बड़े वृक्ष नहीं होने चाहिए। अगर हो तो इन वृक्षों की छाया भूखंड पर न पड़े, अन्यथा उसमें रहने वाले लोग अकारण रोगों एवं दुर्घटनाओं से ग्रस्त हो जाते हैं। हवा वायव्य दिशा यानी कि उत्तर पश्चिम से आग्नेय यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। अन्यथा यह देखें कि भूखंड के वायव्य दिशा की ओर प्रदूषण और धुआं करने वाले कारखाने अथवा क्रशर या ईंटों का भट्टा आदि न हो। भूखंड के ऊपर से बिजली की हाई टेंशन तार न निकल रही। इससे अतिरिक्त गृह संहिता से भी कुछ वेद दोषों का वर्णन किया गया है। भूखंड में इन दोषों के कारण दुख, अशांति, आय के स्रोतों की कमी, अवांछित व्यय आदि कष्टों का सामना करना पड़ता है। भूखंड के आगे बड़ा वृक्ष, सीधी गली, गंदा नाला, नाली, खड्डा, खुला कुआं, खंभा या दूसरे मकान का कोना आदि अशुभ होते हैं। यदि भूखंड और इन वेद दोषों के मध्य सार्वजनिक सड़क आ जाए या भवन एवं वेद दोष के मध्य में की दूरी भवन की ऊंचाई से दुगनी हो जाए तो इनका दुष्प्रभाव शून्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी देखें कि जल का प्रवाह भूखंड से होकर न जा रहा हो। पड़ोस के भवन की छत से बहने वाली वर्षा का जल उत्तर पूर्वी दिशा या किसी अन्य दिशा में बिल्कुल न गिरे। इस प्रकार सभी परीक्षण करने के पश्चात आदर्श भूखंड का चयन करें। भूमि के प्रकार, भूमि के 4 प्रकार होते हैं। इस संदर्भ पर हम पिछले मुद्दों में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टी वाली भूमि क्रमश ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र भूमि कहलाती है। इस संपूर्ण विषय पर आगे तालिका में स्पष्ट किया गया। भूमि के प्रकार, भूमि का रंग, भूमि का स्वाद, भूमि की गंध और उसके फल। ब्राह्मणी सफेद रंग, मधुर स्वाद, सुगंध, फल सुखदायक। क्षत्रिय लाल रंग, कैसिला स्वाद, भूमि का गंध, रक्त गंध,
फल राज्य प्रभाव। वैश्या हरा या पीला रंग, स्वाद खट्टी, भूमि की गंध शहद के समान गंध, फल धनदायक। शूद्रा रंग काला, स्वाद कड़वी, गंध मदिरा के समान गंध, फल ताग। शैल्योद्वार की पहली विधि। प्राचीन वास्तुशास्त्र में नगरों, एकांत स्थलों और जंगलों आदि की भूमि का शैल्योद्वार किया जाता था। उस समय भी कई ग्रंथों में और पंचांग आदि में भू के शैल्योद्वार की अनेक प्रक्रिया बताई जाती थी। प्रश्नकर्ता के मुंह से अ, क, च, ट, त, प, य और श वर्ग के किसी भी वर्ण का उच्चारण करने को कहा जाता था। वर्णोच्चारण के उपरांत अनुमान लगाया जाता था कि किस दिशा में शैल्य यानी हड्डियां आदि दबी पड़ी है और उनका फल उन हड्डियों के भूमिगत रहने से भूस्वामी को मिल रहा है, उसका अनुमान लगाया जाता था। आज भी यह विधि वास्तुशास्त्र के भूचयन प्रकरण में जो की त्यों दी जा रही है। विभिन्न शैल्य एवं भूमिगत अस्थि का प्रभाव। विभिन्न प्रकार के शैल्य एवं भूमिगत अस्थियों का भूखंड के स्वामी पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, जिसे हम आगे प्रस्तुत की तालिका में दर्शा रहे हैं। वर्ण, दिशा, शैल्य एवं गहराई और भूस्वामी पर उसका प्रभाव। अ पूर्व दिशा, गहराई मनुष्य की हड्डी 1.5 हाथ, प्रभाव सदा कष्ट व परेशानी। वर्ण क दिशा आग्नेय, गहराई गधे की हड्डी 2 हाथ की गहराई, प्रभाव राजदंड, संतान हानि, पशु हानि। वर्ण च दक्षिण दिशा, नर की हड्डी, सर्वनाश, कष्ट, परेशानी और कलह। वर्ण ट दिशा नैऋत्य, कुत्ते की हड्डी 1.5 हाथ, संतान हानि। वर्ण त दिशा पश्चिम, गहराई बालक की हड्डी 1.5 हाथ, प्रभाव उच्चाटन, बेचैनी। वर्ण प दिशा वायव्य, हड्डी 4 हाथ, मित्रनाश, दुस्वप्न। वर्ण य दिशा उत्तर, शैल्य एवं गहराई ब्राह्मण की हड्डी कटी के नीचे, प्रभाव धननाश। वर्ण श दिशा ईशान, गाय की हड्डी 1 हाथ नीचे, भूमि पर प्रभाव पशु एवं धन हानि। यह भी कहते हैं कि यदि श प य वर्ग के अक्षर प्रश्नकर्ता के मुंह से फूटे हो तो यह निश्चित तौर से जान लेना चाहिए कि इसके नीचे मनुष्य का शरीर या उसके सिर की हड्डी दबी हुई है। ऐसी जमीन पर मकान बनाना अपने कुल खानदान का विनाश करना है। इसका उपाय, इसके लिए प्राचीन आचार्यों ने गणेश आदि की पूजा कर संपूर्ण भूमि की 5 हाथ गहराई की मिट्टी को बाहर निकालकर शुद्ध मिट्टी भर देने से जैसे शैल्योद्वार के उपरांत भूमि सिद्ध मंत्र का 108 बार जप, नवग्रह पूजन और वास्तुदेव के लिए भूविदारण भूस्ते स्वाटा मंत्र का 3 बार जाप करने का विधान है। शैल्योद्वार करने के बाद भवन निर्माण करने से भूमि संबंधी दोष नहीं रहता। बाद में भवन बन जाने पर शैल्योद्वार नहीं हो सकता है। शैल्योद्वार की दूसरी विधि। भूमि में 3 हाथ गहरा और 3 हाथ चौड़ा वर्गाकार गड्ढा खोदना चाहिए। बाद में उस गड्ढे को पानी से पूरा भर देना चाहिए। उसके उपरांत भूस्वामी को 100 कदम पूर्व की ओर चल को कहना चाहिए। उसके वापस आने पर अगर गड्ढा का पानी जो तो बना रहे, यानी कि 1 इंच के उतार चढ़ाव को छोड़कर, तो भूमि का प्रभाव भूस्वामी के लिए शुभ होता है। अगर पानी 6 इंच या एक साथ सूखकर नीचे चला गया तो आगे चलकर भूमि भूस्वामी के लिए अशुभ होगी। खाद परीक्षण में वराह मिहिर का सिद्धांत। दोष रहित अथवा बिना शैल्योद्वार की भूमि पर जब नींव की खाद खोदी जाती है तो उस भूमि के 3 हाथ की गहराई यानी कि 5 फीट नीचे की नींव को बीच में कहीं भी आगे दिए हुए खनन सामग्री का, पत्थर आदि का टुकड़ा, भूसा, हड्डी, कपाल, शंख, कछुआ, कीड़ा मकोड़ा या सांप दिखाई दे सकता है। इसका ज्ञान आगे दी हुई प्रस्तुत तालिका दीजिए। नींव खनन के समय प्राप्त सामग्री का फल क्रमांक, सामग्री का नाम और फल। 1 पिपीलिका यानी कि दीमक, अजगर आदि, निवास के लिए वर्जित, गोदाम या कार्यालय के लिए उपयुक्त। 2 तुष यानी कि भूसा, घास फूस, मरण तुल्य कष्ट।
3 सर्प तथा अंडा मरण तुल्य कष्ट। 4 वराटिका यानी कि कौड़ी कष्ट परेशानी दुख का। करपास फटे हुए कपड़े विशेष कष्ट एवं दुखदायक। जला हुआ काष्ठ यानी कि कोयला रोग बीमारी कारक। खप्पर क्लेश कलह। लोह भूस्वामी का निधन। हड्डी कपाल केश भूस्वामी की अल्पायु। गोशृंग शंख भूस्वामी के लिए शुभ। शुक्ति यानी कि सीप कछुआ भूस्वामी के लिए शुभ। पत्थर स्वर्ण लाभ। ईट भूस्वामी की सुख समृद्धि। द्रव्य भूस्वामी के लिए उत्तम सुखकारक। ताम्र आदि अन्य धातु भूस्वामी की संपन्नता एवं सुख ऐश्वर्य। आज इस अध्याय में यही रुकते हैं। इसकी आगे की जानकारी हम लेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।